Hello everyone. So in today's video we'll discuss about double fertilization. ठीक है, तो रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का हमने फर्स्ट लेक्चर में इससे पहले वाला पढ़ लिया था। तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे आपका डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो ये जो डबल फर्टिलाइजेशन है, ठीक है, तो ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स ओनली। ठीक है, कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वही सिर्फ आपका क्या दिखाते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो जैसा कि हमने देखा था कि जो पोलन ग्रेन है, ठीक है, तो उसमें क्या था, एक वेजिटेटिव सेल था और एक आपका जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो जनरेटिव सेल है वो फर्दर टू सेल्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और वो आपके दो मेल गैमेट्स हैं। ठीक है, जो दो जनरेटिव सेल्स हैं वो आपके क्या हैं, दो मेल गैमेट्स। ठीक है, सो इसमें हम यही देखेंगे कि बेसिकली डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या होता है। ठीक है, तो इसमें एक तो मतलब दो फर्टिलाइजेशन होती हैं, नाम से ही पता लग रहा है। ठीक है, तो इसमें एक हम बात करेंगे बेसिकली आपका ट्रिपल फ्यूजन और एक आपकी सिनगैमी। ठीक है, सो एक होता है आपका सिनगैमी जिसमें आपका मेल गैमेट एग सेल के साथ फ्यूज करता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है आपका ट्रिपल फ्यूजन जिसमें आपका जो मेल गैमेट है वो फ्यूज करता है आपका सेंट्रल सेल के साथ जिसमें दो न्यूक्लियस होते हैं। ठीक है, ट्रिपल, दिस इज ट्रिपल फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन। So after entering one of the synergids, the pollen tube releases two male gametes into the cytoplasm of the synergid. So one of the male gamete moves towards the egg cell and fuses with the nucleus, thus completing the syngamy. ठीक है, तो इसमें egg cell भी N होता है और आपका male gamete भी कैसा होता है, N होता है। ठीक है, this results in the formation of diploid cell, that is the zygote. The other male gamete move towards the two polar nuclei located in the central cell and fuses with them to produce a triploid primary endosperm nucleus. ठीक है, as this involves the fusion of three haploid nuclei, ठीक है, it is termed as triple fusion. इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, since two types of fusion, syngamy and triple fusion, take place in embryo sac, तो इसे हम क्या बोलते हैं, आपका डबल फर्टिलाइजेशन। एंड दिस इज एन इवेंट यूनिक टू फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, सेंट्रल सेल फिर किस में कन्वर्ट हो जाता है, आपका प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में और फिर एंडोस्पर्म में। ठीक है, और जाइगोट किस में डेवलप हो जाता है, एम्ब्रियो में। ठीक है, क्योंकि ये जो एंडोस्पर्म होता है ये एम्ब्रियो को नरिशमेंट देता है। ठीक है, तो इसलिए एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट पहले होती है। ठीक है ना, क्योंकि वो बना होगा तभी तो वो नरिशमेंट दे पाएगा किसको, एम्ब्रियो को। ठीक है, सो ये अभी हम पढ़ेंगे। जैसे ये देखो दिखा रखा है यहाँ पर कि बेसिकली एंटीपोडल डीजेनरेट हो गए, सिनर्जिस सिनर्जिट्स भी आपके क्या हो गए, डीजेनरेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीजें देखने को मिल रही हैं, एक तो जाइगोट विच इज 2n और एक आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज 3n। ठीक है, तो जाइगोट जो है दैट इज ए सिंगल सेल स्टेज। ठीक है, फिर एक से दो सेल और फिर ऐसे एम्ब्रियो बनते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की स्टेजेस होती हैं। जैसे पहले होते हैं ग्लोबुलर, ठीक है, उसके बाद होता है हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो। ठीक है, इसमें बीच में एक और भी होती है, वो मेंशन नहीं है, उसे बोलते हैं हम टॉर्पीडो। ठीक है, और ये जो स्टेज आपको दिख रही है दिस इज कोटिलिडन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपको दो कोटिलिडन देख रहे हैं, देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि डाइकोट्स में दो कोटिलिडन होते हैं। ठीक है, रेडिकल पार्ट हमें पता है एम्ब्रियो का रूट बनाता है और प्लूम्यूल पार्ट क्या बनाता है, आपका शूट। ठीक है, तो ये बेसिकली आपको इसमें ध्यान रखना है। तो एक जाइगोट की फॉर्मेशन होती है उसे बोलते हैं हम सिनगैमी, और ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, सो सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज योर डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इसमें ट्रिपल इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन में एन थे, लेकिन जो सेंट्रल सेल के पास दो पोलर न्यूक्लियाई थे। ठीक है, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। So this is your double fertilization. So next इसमें देखते हैं हम आपका पोस्ट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या इवेंट्स होते हैं। ठीक है, पहले हमने पढ़ा था प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने पढ़ा कि पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं,
एग सेल कैसे बनता है, ठीक है। अब हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट, ठीक है। फॉलोइंग डबल फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है, मैचुरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड एंड ओवरी इनटू फ्रूट आर कोलेक्टिवली टर्म्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, ठीक है। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कि जो बेसिकली होता है आपका एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट, ठीक है। एम्ब्रियो ओव्यूल से आपने सीड बनाने हैं और ओवरी किसमें चेंज हो जाती है, आपके फ्रूट में। तो ये सब क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एंडोस्पर्म की, ठीक है। सो एंडोस्पर्म कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड, 3N। एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। वो कह रहा है वाई, क्योंकि एंडोस्पर्म ने ही आपके एम्ब्रियो को नरिशमेंट देनी है, तो वो पहले से तैयार होना चाहिए, तभी वो एम्ब्रियो को नरिशमेंट दे पाएगा जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है। क्योंकि एम्ब्रियो में भी आप देख रहे हो ना, अलग अलग स्टेजेस हैं, तो उसको नरिशमेंट चाहिए। द प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल्स डिवाइड्स रिपीटेडली एंड फॉर्म्स ए बेसिकली और ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। क्या बना देता है ये, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू। द सेल्स ऑफ द टिश्यू आर फिल्ड विद रिजर्व फूड मटेरियल, और ये यूज होते हैं फॉर न्यूट्रिशन ऑफ डेवलपिंग एम्ब्रियो। इन द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, ठीक है, पी एन अंडरगोज सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई, ठीक है। कि जो पी एन है वो सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन दिखाता है टू गिव राइज टू फ्री न्यूक्लियाई। तो अभी ये जो स्टेज होती है, क्योंकि इसमें अभी वो फ्री न्यूक्लियर है, मतलब फ्री न्यूक्लियर मतलब उसके अराउंड सेल वॉल नहीं बनी हुई, ठीक है। तो जैसे होते हैं ना, न्यूक्लियस बस डिवाइड करते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन बाद में जब सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एंडोस्पर्म कैसे हो जाता है, आपका सेलुलर, ठीक है। द नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियाई फॉर्म्ड बिफोर सेलुलराइजेशन वेरीज ग्रेटली, ठीक है। कि कितने फ्री न्यूक्लियस बनेंगे मतलब सेलुलर बनने से पहले, वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे ये कोकोनट वाटर की बात कर रहा है, कहता है जो कोकोनट वाटर होता है फ्रॉम टेंडर कोकोनट दैट यू आर फेमिलियर विद इज नथिंग बट फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ठीक है। और जो सराउंडिंग वाइट कर्नल होती है वो क्या होता है, आपका सेलुलर एंडोस्पर्म, ठीक है। तो बेसिकली जो आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, ठीक है, कौन सा, जो कोकोनट वाटर होता है वो आपका फ्री न्यूक्लियर होता है, और जो सराउंडिंग वाइट कर्नल होती है वो आपका सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, ठीक है। फिर वो क्या करेगी, जो एंडोस्पर्म है, ठीक है। अब इसमें एक स्पेसिफिक बात करें, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि जो एंडोस्पर्म है दैट मे बी कंप्लीटली कंज्यूम्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो मतलब इसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं रह गया, तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। ये भी आगे आएंगे भी सही, आपको एग्जांपल्स पता होने चाहिए कि कौन से एंडोस्पर्मस होते हैं, कौन से नॉन एंडोस्पर्मस। अगर तो एंडोस्पर्म सारा का सारा खत्म हो गया है बिफोर सीड मैचुरेशन, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आपका दैट इज, क्या बोलेंगे उसे हम, आपका एंडोस्पर्मस, ठीक है। सो एंडोस्पर्म may either be completely consumed by the developing embryo before seed maturation, or it may persist in the mature seed, example for castor and coconut, or they can be used during seed germination, ठीक है। तो जो पी है, ग्राउंड नट है, बीन्स हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, आपके दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन एंडोस्पर्मस, ठीक है। लेकिन कैस्टर हो गया, कोकोनट हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो व्हीट आप खाते हो, राइस खाते हो, मेज खाते हो, वो भी सब, उन सब में भी एंडोस्पर्म होता है, ठीक है ना। जैसे अगर आप जो व्हीट खा रहे हो, इफ यू आर ईटिंग व्हीट, राइस एंड मेज, सो यू आर बेसिकली ईटिंग एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म। अगर आप व्हीट, राइस और मेज खा रहे हो तो आप क्या खा रहे हो, एम्ब्रियो प्लस एंडोस्पर्म, ठीक है। तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है, ठीक है। सो एंडोस्पर्मस और नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स के एग्जाम्पल, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं एम्ब्रियो, ठीक है, कि एम्ब्रियो कहाँ पर डेवलप करता है, ठीक है। और बेसिकली उसकी डेवलपमेंट की बात करते हैं। एम्ब्रियो डेवलप्स एट द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक वेयर द जाइगोट इज सिचुएटेड, क्योंकि जाइगोट आपका माइक्रोपाइलर वाली साइड पे है। मोस्ट जाइगोट्स डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म इज फॉर्म्ड, ठीक है ना। वो कहते हैं जाइगोट भी बन गया, एंडोस्पर्म भी बन गया, लेकिन वो कहता है कि जाइगोट डिवाइड करना तभी स्टार्ट करता है जब थोड़ा बहुत एंडोस्पर्म बन जाए, ठीक है। दिस इज एन अडेप्टेशन टू प्रोवाइड
assured nutrition to the developing embryo. ठीक है. Though the seeds differ variously, the early stages of embryo development are similar in both monocots and dicots. ठीक है. तो जैसे ये जो हमने डायग्राम अभी देखा था, इसमें हमें जो दिखा रखा है ये बेसिकली किसका दिखा रखा है, डाइकोट का, क्योंकि इसमें लास्ट में जाके आपके दो कोटिलिडन्स बने हैं. ठीक है. तो ये जो डायग्राम हमने पढ़ा था ये आपका किसका है, डाइकोट का है. ठीक है. फिर इसमें हमें क्या बता रखा है कि सो ए टिपिकल डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो. ठीक है. और ये जैसे स्टेजेस बता रखे हैं जो अभी हमने पढ़ी, ग्लोबुलर, हार्ट एंड मैच्योर एम्ब्रियो. ठीक है. पहले प्रो एम्ब्रियो बनता है, फिर ग्लोबुलर, हार्ट, टोरपीडो और लास्ट में मैच्योर. ठीक है. वो कह रहा है कि जो टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो है तो उसमें एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है और आपके टू कोटिलिडन्स होते हैं. ठीक है. ये डायग्राम दिखा रखा है आपका. तो इसमें दो कोटिलिडन्स हैं, प्लीम्यूल दिखा रखा है, हाइपोकोटिल, रेडिकल और नीचे क्या दिखा रखा है, रूट कैप. ठीक है. सो ये टिपिकल डाइकोट एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कोटिलिडन्स. ठीक है. द पोर्शन ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस above the level of cotyledon is called एपिकोटिल. ठीक है. तो जो पोर्शन, जैसे एक आपका जो कोटिलिडन्स का लेवल है, कहता है उसके ऊपर जो एम्ब्रियोनल एक्सिस होता है अबव द लेवल ऑफ कोटिलिडन, उसे बोलते हैं एपी. और ये कहाँ पे जाके टर्मिनेट होता है, प्लीम्यूल और स्टेम टिप. ठीक है. और सिलेंड्रिकल पोर्शन विच इज बिलो द लेवल ऑफ कोटिलिडन, इसे हम क्या बोलते हैं, हाइपोकोटिल, दैट टर्मिनेट्स एट इट्स लोअर एंड इन द रेडिकल और रूट टिप, और रूट टिप इज कवर्ड विद रूट कैप. ठीक है. जैसे जो भी कोटिलिडन का जैसे ही लेवल मान के चल रहा है. ठीक है. तो कह रहा है इससे ऊपर जो पार्ट है उसको आप क्या बोलते हो, एपिकोटिल. ठीक है. जैसे अगर मान लो हम डायग्राम में मान लो कह दें ये कोटिलिडन्स का आपका लेवल है. ठीक है. तो एक्सिस के ऊपर, तो इससे ऊपर वाला पार्ट क्या है आपका, एपिकोटिल. ठीक है. और वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है आपका, इनटू प्लीम्यूल. ठीक है. और जो नीचे वाला पार्ट है दैट इज हाइपोकोटिल, वो कहाँ पे जाके टर्मिनेट हो रहा है आपका, रेडिकल और रूट टिप. ठीक है. और एंड दैट इज कवर्ड विद रूट कैप. ठीक है. ऐसे ही अगर हम बात करें डाइकोट की, सॉरी मोनोकोट की, तो मोनोकोट के अंदर नाम से पता लग रहा है एक ही आपका कोटिलिडन होता है. और ग्रास फैमिली में इस कोटिलिडन को हम क्या बोलते हैं, आपका स्क्यूटेलम. ठीक है. तो ये कई जगह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है. दैट इज सिचुएटेड ऑलवेज वन साइड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस. ठीक है. तो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल एक तरह से साइड में ही है. ठीक है. जिसे हम क्या बोलते हैं, स्क्यूटेलम. एट इट्स लोअर एंड एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज रेडिकल. ठीक है. तो लोअर में क्या है, रेडिकल एंड रूट कैप एंड क्लोज इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड कोलियोराइजा. ठीक है. तो क्या कह रहा है कि जो जैसे वहां पर भी जो लोअर एंड है एम्ब्रियोनल एक्सिस का, जैसे वहां पर भी नीचे की तरफ क्या था आपका, रेडिकल और रूट कैप थी, तो यहाँ पर भी वो कह रहा है रेडिकल और रूट टिप मतलब नीचे की तरफ है. एंड दैट इज एनक्लोज्ड इन एन अनडिफरेंशिएटेड शीथ कॉल्ड आपका कोलियोराइजा. ठीक है. जैसे कोलियोराइजा है, इसी में आपके रूट कैप भी है और रेडिकल भी है. ठीक है. फिर वो क्या कह रहा है कि द पोर्शन ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस अबव द लेवल ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्क्यूटेलम इज द एपिकोटिल. उसे हम क्या बोलते हैं, एपिकोटिल. एपिकोटिल में कहते हैं शूट अप एक्स होता है. ठीक है. और बेसिकली ए फ्यू लीफ प्राइमोडिया एंड क्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर द कोलेप्टाइल. ठीक है. जैसे ये देखो डायग्राम में आपको दिखा रखा है, क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन है तो ये दिखा रखा है कोलेप्टाइल. ठीक है. तो कोलेप्टाइल में उसने क्या दिखा रखा है आपके, वो कह रहा है कुछ लीफ प्राइमोडिया होते हैं. ठीक है. और शूट अप एक्स होता है. ठीक है. एपिकोटिल हैज ए शूट अप एक्स एंड ए लीफ प्राइमोडिया एनक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर दैट इज द कोलेप्टाइल. ठीक है. तो जो रेडिकल और रूट कैप है वो किसमें एनक्लोज्ड है, पोलियोराइजा में. ठीक है. नीचे की तरफ पार्ट है दोनों में ही, मतलब रूट की बात कर, राइजा मतलब हम रूट की बात कर रहे हैं. और जो एपिकोटिल है उसमें शूट अप एक्स आता है और फ्यू लीफ प्राइमोडिया आते हैं विच आर एनक्लोज्ड इन ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर दैट इज कोलेप्टाइल. ठीक है. तो ये डायग्राम भी आ सकते हैं और लेबलिंग भी आ सकती है. ठीक है. बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से कि मोनोकोट और डाइकोट सीड का क्या बेसिकली डायग्राम होता है. ठीक है. अब हम बात करेंगे सीड की. तो अगर हम एंजियोस्पर्म्स की जब भी बात करते हैं तो सीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि ये क्या होता है, फर्टिलाइज्ड ओव्यूल. क्योंकि ओव्यूल सीड बनाती है और ओवरी क्या बनाती है, आपकी फ्रूट. सीड्स कहाँ पर बनते हैं आपके, दे आर फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स. ठीक है. सीड में जैसे हमने बताया उसमें सीड कोट होती है, कोटिलिडन होता है और एम्ब्रियो एक्सिस होता है. ठीक है. कोटिलिडन्स ऑफ द एम्ब्रियो आर सिंपल स्ट्रक्चर
ठीक है, अगर डेफिनेशन दी जाए कि कोटिलिडन्स क्या होते हैं, जनरली थिक होते हैं और स्वोलन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर आपका फूड रिजर्व जो होता है वो स्टोर होता है, एज इन लेग्यूम्स। ठीक है, मैच्योर सीड्स में भी नॉन एल्ब्यूमिनस और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, कि जो मैच्योर सीड्स हैं वो आपके नॉन एल्ब्यूमिनस हो सकते हैं और एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक है, नॉन जो एल्ब्यूमिनस सीड है, ठीक है, जो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड है, बेसिकली उसमें क्या होता है आपका, दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इसमें कोई भी एंडोस्पर्म नहीं होगा, एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ठीक है, तो नॉन albuminous seeds have no residual endosperm as it is completely consumed during embryo development, जैसे pea groundnut। लेकिन albuminous सीड्स वो होते हैं जिनके अंदर कुछ पार्ट ऑफ एंडोस्पर्म रह जाता है, मतलब पूरा का पूरा कंज्यूम नहीं होता। वीट, मेज, राइस भी आप लिख सकते हो इसमें, बार्ले, कैस्टर। ठीक है, तो ये एक मतलब क्वेश्चन बन सकता है कि आप एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, सो नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स के अंदर दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म। ठीक है, लेकिन जो एल्ब्यूमिनस सीड्स होते हैं उनके अंदर आपका रेजिडुअल एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो नॉन एल्ब्यूमिनस के एग्जांपल जैसे पी ग्राउंडनट, और एल्ब्यूमिनस के वीट, मेज, बार्ले एंड कैस्टर। ठीक है, फिर एक ये भी डेफिनेशन आ जाती है पेरिस्पर्म। ओकेजनली इन सम सीड्स such as black pepper and beet, remnants of Nucellus are also persistent। तो remnants of Nucellus को हम क्या बोलते हैं आपका पेरिस्पर्म। ठीक है, remnants of Nucellus को हम क्या बोलते हैं आपका पेरिस्पर्म। ठीक है, remnants of Nucellus को हम क्या बोलते हैं आपका पेरिस्पर्म। ठीक है, तो ये मेरे लिए आपने इसमें ध्यान रखना है। तो अब बात वो कर रहा है इंटेग्यूमेंट्स जो थे। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स ऑफ ओव्यूल हार्डन एज टफ प्रोटेक्टिव सीड कोट्स। ठीक है ना, क्योंकि सीड के राउंड कोटिंग होती है। माइक्रोपाइल रिमेन्स ए स्मॉल पोर इन द सीड कोट। ठीक है, क्योंकि इसके थ्रू ही ऑक्सीजन और वाटर का जो भी एंट्री होती है और जो जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, एज द सीड मैच्योर द वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एंड सीड्स बिकम रिलेटिवली ड्राई। ठीक है, कि जैसे जैसे सीड मैच्योरेशन होती है तो उसका पानी का कंटेंट कम होता जाता है, और जब वो मतलब उनमें सिर्फ 10 to 15% मॉइस्चर होता है बाय मास। ठीक है, तो पानी कम होने की वजह से वो कह रहा है कि उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो एम्ब्रियो है, क्योंकि एम्ब्रियो कहाँ पर है, सीड के अंदर ही है ना, क्योंकि बेसिकली जो आपने कहा है कि ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो गया, तो सीड के अंदर ही आपका एम्ब्रियो है। तो पानी कम होने की वजह से उसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसे हम बोलते हैं डोरमेंसी। ठीक है, कि सीड इज इन ए स्टेट ऑफ इनएक्टिविटी, और यू कैन कॉल इट एज ए डोरमेंट स्टेट। ठीक है, बट व्हेन फेवरेबल कंडीशंस आर अवेलेबल, जितना मॉइस्चर चाहिए, जितना ऑक्सीजन चाहिए, सुटेबल टेम्परेचर जैसे मिलेगा, तो वो क्या कर जाते हैं आपके जर्मिनेट। ठीक है, वैसे इसमें एक आपको मैं पॉइंट वैसे बताता हूँ, एक प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर जिब्रालिन, क्योंकि ये तो चलो अभी हम यहाँ पे जनरल बात कर रहे हैं, बट जिब्रालिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सीड जर्मिनेशन। जिब्रालिन वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ठीक है, वो कह रहा है एज ओव्यूल्स मैच्योर इनटू सीड्स द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, दैट इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली। ठीक है, द वॉल ऑफ द ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका पेरिकार्प। ठीक है, कि जो ओवरी की वॉल है, the wall of the ovary develops into the wall of fruit called pericarp. The fruits may be fleshy as in guava, orange, mango, etc. or it may be dry as in groundnut and mustard, etc. ठीक है, कहते हैं जो फ्रूट्स होते हैं वो फ्लैशी भी हो सकते हैं, जैसे गवावा, ऑरेंज, मैंगो, और इट मे बी ड्राई एज इन ग्राउंडनट एंड मस्टर्ड एटसेट्रा। ठीक है, सो ये हमने इसकी बात करी फ्रूट के नेचर की। ठीक है, अब वो कह रहा है कि मैनी फ्रूट्स हैव इवॉल्व्ड मैकेनिज्म फॉर डिस्पर्जल ऑफ सीड। ठीक है, सो रिकॉल द क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट एंड देयर डिस्पर्जल मैकेनिज्म दैट यू हैव स्टडीड इन अर्लियर क्लासेस। ठीक है, तो ये तो चलो जनरल बात करें कि कैसे हम डिस्पर्जल होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करा ये, इन मैनी मोस्ट प्लांट्स बाय द टाइम द फ्रूट डेवलप्स फ्रॉम द ओवरी, बाकी जो पार्ट होते हैं ना वो आपके डीजेनरेट या फॉल ऑफ कर जाते हैं। ठीक है, बाकी पार्ट जो भी है, मतलब क्योंकि जब आप फ्लावर की बात कर रहे हो, आप सेपल्स की बात कर रहे हो, पेटल्स की बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस स्टेमन, ये सारा ही ना फ्लावर में तो पहले स्टार्टिंग में सब कुछ ही है, बट बाद में तो सिर्फ आपको फ्रूट दिख रहा है उस पर, क्योंकि वो जो फ्लावर था उससे ही फ्रूट बना है। ठीक है, लेकिन
मतलब ओवरी फ्रूट बनाती है, बाकी सब पार्ट तो आपका मतलब डीजेनरेट हो जाता है। लेकिन कुछ ऐसे स्पीशीज होते हैं जैसे एप्पल, स्ट्रॉबेरी एंड कैश्यू, तो कहता है जो थैलेमस है वो भी फ्रूट फॉर्मेशन में कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो उन फ्रूट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फ्रूट। अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट बना रही है तो वो ट्रू फ्रूट है, लेकिन अगर ओवरी के साथ कोई और पार्ट फ्यूज्ड है तो उस फ्रूट को हम क्या बोलते हैं, आपका फॉल्स फ्रूट, ठीक है। सो ऑल्दो इन मोस्ट ऑफ द स्पीशीज फ्रूट्स आर द रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो फॉल्स फ्रूट के बारे में ये बात कर रहा है, जैसे ये आप जो एप्पल खा रहे हो, ठीक है, तो ये पार्ट वो क्या, अगर आप थैलेमस खा रहे हो, ठीक है, जैसे ये स्ट्रॉबेरी दिखा रखा है, ठीक है। और जैसे +1 में भी पढ़ा था आपने, जैसे मैंगो होता है, ठीक है, और आप मैंगो खा रहे हो तो उसमें पेरिकार्प डिफरेंशिएटेड होता है, जो बाहर का छिलका है उसे आप बोलते हो एपिकार्प, ठीक है। बीच का जो मतलब फाइब्रस पार्ट होता है या जो जूसी पार्ट होता है वो होता है आपका आपका मीजोकार्प। अगर आप मैंगो खा रहे हो तो आप मीजोकार्प खा रहे हो, और अंदर की जो गुठली होती है वो एंडोकार्प होता है, ठीक है। तो अलग अलग फ्रूट्स की अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है ये तो, ठीक है। सो अब यहाँ पर उसने आपको जनरली क्या दिखा रखा है कि स्ट्रक्चर ऑफ सम सीड्स, उसने कुछ सीड्स के स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं पहले आपको, जैसे अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखा रखे हैं, ठीक है। जैसे ये आपका दिखा रखा है, और फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल्स, ठीक है। अब कुछ फ्रूट ऐसे भी होते हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं, ठीक है, तो जैसे उन्हें हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक, ठीक है। जैसे एनिमल्स में विदाउट फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं उसे बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, ठीक है। बट यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, पार्थिनोकार्पिक। कहता है बनाना इज वन सच फ्रूट, वन सच एन एग्जाम्पल, ठीक है। एंड पार्थिनोकार्पी को हम इंड्यूस भी करा सकते हैं, जैसे इफ यू वांट लाइक कि हमें हमें मान लो ऑरेंज चाहिए सीडलेस, ठीक है। तो अलग अलग ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं, दैट इज समथिंग लाइक आर्टिफिशियली वी आर डूइंग, कि हम उसमें बेसिकली कैसे ग्रोथ हॉर्मोन्स की एप्लीकेशन से हम उनको सीडलेस बना सकते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग मतलब होते हैं कि कैसे आपने उसको सीडलेस करना है, ठीक है। तो पार्थिनोकार्पी कुछ में तो नेचुरल है, बट यू कैन इंड्यूस देम आल्सो बाय एप्लीकेशन ऑफ सम हॉर्मोन्स, ठीक है। नेक्स्ट वो क्या कर रहा है कि जो सीड्स हैं दे ऑफर सेवरल एडवांटेजेस टू एंजियोस्पर्म, ठीक है। फर्स्टली, ये जितने भी रिप्रोडक्टिव प्रोसेस हैं सच एज पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो पॉलिनेशन तो आपने देखा ना, जनरली बायोटिक एजेंट्स करा रहे हैं, लेकिन जो सीड फॉर्मेशन है दैट इज मोर डिपेंडेबल, ठीक है। ऑल्सो सीड्स हैव बेटर adaptive strategies for dispersal to new habitats and help the species to colonize in other areas, ठीक है ना। अब वही होता है ना, सीड के थ्रू सीड को आप कहीं और डिस्पर्स हो गया, तो वहां पर अगर कंडीशन सुटेबल होगी तो वो वहां पर भी मतलब वहां पर भी प्लांटलेट उससे आप ग्रो कर सकते हो, ठीक है। एज they have sufficient food reserves, young seedlings are nourished until they are capable of photosynthesis on their own। क्योंकि अभी तो मतलब सीड के पास इतना कुछ होना चाहिए ना कि वो एक छोटा सा प्लांट तो बना देना, क्योंकि ये तो है नहीं कि एकदम जर्मिनेट करके वो फोटोसिंथेसिस करने लग जाएगा। फोटोसिंथेसिस के लिए तो अपना फूड बनाने के लिए पहले उसको एक साइज से ग्रो करना है, लीव्स को लाइट मिलनी चाहिए, ठीक है। द हार्ड सीड कोट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द यंग एम्ब्रियो, ठीक है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन they generate new genetic combinations leading to variations, ठीक है। कहते हैं जो हार्ड सीड कोट है वो प्रोटेक्शन दे रही है यंग एम्ब्रियो को, ठीक है। बीइंग प्रोडक्ट्स ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो म्योसिस होता है, म्योसिस होगा तो नए कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है। सीड इज द बेसिस ऑफ आवर एग्रीकल्चर, डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मेच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड, ठीक है, बिकॉज दे कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर, और हम उनको नेक्स्ट सीजन में हम उससे क्रॉप को रेज कर सकते हैं, ठीक है। कैन यू इमेजिन एग्रीकल्चर इन द एब्सेंस ऑफ सीड्स और द प्रेजेंस ऑफ सीड्स विच जर्मिनेट स्ट्रेट अवे आफ्टर फॉर्मेशन, ठीक है। अब वही होता है ना, या तो मतलब सीड के बिना तो आप सोच नहीं सकते, क्योंकि कोई भी प्लांट्स आपने ग्रो कराने होते हैं उसके लिए सीड्स आते हैं। तो दूसरा वो क्या कह रहा है कि मतलब एकदम जैसे ही सीड मतलब बना उसी टाइम वो जर्मिनेट कर गया, ठीक है। सो हाउ लॉन्ग डू द सीड्स रिमेन अलाइव आफ्टर दे आर डिस्पर्स्ड, ठीक है, कि सीड जो है, क्योंकि सीड कितने टाइम तक, जैसे मान लो मैंने कोई फ्रूट खाया, ठीक है, अब फ्रूट्स में सीड होते हैं, ठीक है। अब वो सीड की वाइबिलिटी कितनी है, ये तो है नहीं कि आप उसको
स्टोर करके रख दो और उससे नया प्लांट आ जाएगा। तो हर एक सीड की एक वाइबिलिटी होती है, जैसे हमने पढ़ी थी पोलन ग्रेन्स की वाइबिलिटी है, ठीक है। तो ये भी फिर वेरी करती है। कुछ तो वाइबिलिटी जो सीड्स हैं विद इन फ्यू मंथ्स दे लूज देयर वाइबिलिटी, ठीक है, कुछ महीनों बाद वो मर जाएंगे, आप उनको यूज नहीं कर सकते। बट सीड्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज लिव फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। तो यहाँ पे दो तीन एग्जाम्पल हैं। Some said seeds can remain alive for hundred of years. So there are several records of very old yet viable seeds. The oldest is that of Lupinus arcticus excavated from Arctic tundra. ठीक है, तो ये एक मतलब जो ये प्लांट की बात कर रहा है ल्यूपिनस आर्क्टिस, दैट वाज एक्सकेवेटेड फ्रॉम आर्कटिक टुंड्रा। कहते हैं ये जो सीड जर्मिनेट और फ्लावर करा आफ्टर एन एस्टिमेटेड रिकॉर्ड ऑफ 10,000 ईयर्स ऑफ डोरमेंसी, कि 10,000 साल तक ये डोरमेंट रहा। और एक और रिसेंट रिकॉर्ड ऑफ 2,000 ईयर्स ओल्ड वायबल सीड इज दैट ऑफ डेट पाम फोनिक्स डक्टाइलीफेरा, ठीक है, डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन एट किंग हेरोड्स पैलेस नियर द डेड सी, ठीक है। तो ये ना आपने इसकी स्पेलिंग याद रखनी है। जैसे वो कहेगा कि बताओ कौन सा ऐसा सीड है जो 10,000 साल की डोरमेंसी के बाद जर्मिनेट करा, तो ल्यूपिनस आर्क्टिकस, ठीक है। और 2,000 ओल्ड ईयर जो वाइबल सीड है दैट इज ऑफ डेट पाम फोनिक्स डक्टाइली फेरा, ठीक है। तो ये हमने एक दो एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पर। फिर लास्ट इसमें क्या आता है, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी, ठीक है। देखो अभी तक हमने क्या बात करी कि बेसिकली सीड कब बनते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है। लेकिन एपोमिक्सिस एक ऐसी टर्म है जिसमें सीड बन रहे हैं बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो ऑल दो सीड्स इन जनरल आर प्रोडक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, बट फ्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज स्पीशीज ऑफ एस्टेरेसी एंड ग्रासेस दे हैव इवॉल्व्ड ए स्पेशल मैकेनिज्म टू प्रोड्यूस सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं आपका एपोमिक्सिस। सो यू आर प्रोड्यूसिंग सीड्स बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। सो एपोमिक्सिस एक तरह से एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मिमिक कर रही है। जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड नहीं बनता, ठीक है, सेक्सुअल में बनता है। तो यहाँ पर अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रही है तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, लेकिन क्योंकि इसमें सीड बन रहे हैं तो आप इसको कहते हो कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह है, ठीक है। देर आर सेवरल वेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एपोमिक्टिक सीड्स इन सम स्पीशीज द डिप्लॉयड एग सेल इज फॉर्म्ड विदाउट रिडक्शन डिवीजन एंड डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। कहते हैं कि जैसे नॉर्मली तो आपका एग सेल हैप्लॉइड होता है जो मियोसिस से बनता है, इसमें डिप्लॉयड एग सेल बनता है लेकिन मियोसिस नहीं होता और वो डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देता है, ठीक है। मोर ऑफन एज इन मैनी सिट्रस एंड मैंगो वेराइटीज सम ऑफ द न्यूसेलर सेल्स, ठीक है। न्यूसेलर सेल हमारा कैसा होता है, डिप्लॉयड। न्यूसेलर सेल कैसा होता है, डिप्लॉयड। तो कहते हैं ये जो न्यूसेलस के सेल हैं ये एम्ब्रियो सैक में आ जाते हैं, ठीक है, एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग प्रोट्यूड इनटू द एम्ब्रियो सैक एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो। तो इस केस में क्या हुआ, एक ही ओव्यूला है बट उसके अंदर बड़े सारे एम्ब्रियो, और अगर एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं आपका पॉली एम्ब्रियोनिक। तो ये आपने याद रखना है। एस्टिरेसी और जो उसने पहले एग्जांपल लिया किसका, ग्रासिस का, ठीक है। तो वो किसका एग्जांपल है आपका, एपोमिक्सिस, ठीक है। लेकिन अभी जो हमने ये दूसरा एग्जांपल लिया दैट इज योर पॉली एम्ब्रियोनिक। कहते हैं सिट्रस और मैंगो में, कहता है इसे बोल सकते हो आप न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी, ठीक है। इसे आप क्या बोल सकते हो, न्यूसेलर पॉली एम्ब्रियोनी। कि जो साइड वाले सेल हैं, मतलब जो न्यूसेलस के सेल्स हैं वो भी एम्ब्रियो सैक में चले जाएंगे, क्योंकि जाइगोट ने तो एम्ब्रियो बनाना ही बनाना है। बट अगर न्यूसेलस के सेल, क्योंकि वो डिप्लॉयड होते हैं, सीधी सी बात है आपको एम्ब्रियो डिप्लॉयड चाहिए। एंजियोस्पर्म्स की जो आप बात कर रहे हो ना, तो इसमें जो प्लांट आपको दिखता है, जो आपको लीव्स दिख रहे हैं, जो उसमें जो वो सारा कैसा होता है आपका डिप्लॉयड होता है। तो ऑब्वियसली एक ही सेल से पूरा का पूरा प्लांट बनना है, ठीक है। सो इसे हम क्या बोलते हैं, पॉली एम्ब्रियोनी। जैसे अब ये कह रहे हैं कि आप कुछ ऑरेंज के सीड लो, उसको स्क्वीज करो, ऑब्जर्व द मैनी एम्ब्रियोज ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप फ्रॉम ईच सीड, ठीक है, काउंट द नंबर ऑफ एम्ब्रियोज इन ईच सीड, ठीक है। अब नेक्स्ट वो क्या बात कर रहा है, एपोमिक्टिक। अब देखो एक चीज क्या होती है, हम किसी चीज का हाइब्रिड क्यों बनाते हैं। हाइब्रिड हम इसलिए बनाते हैं ताकि हमें अच्छी वैरायटी चाहिए, ठीक है। जैसे क्या होता है कि मान लो मेरे पास एक शुगर केन है, ठीक है। तो एक शुगर केन मान लो एक वैरायटी है, एक नॉर्थ इंडिया की एक साउथ इंडिया की है, ठीक है। एक वैरायटी में क्या है कि उसका उसकी थिकनेस ज्यादा है, ठीक है।
लेकिन उसके अंदर शुगर कंटेंट कम है, दूसरे की थिकनेस कम है बट उसमें शुगर कंटेंट ज्यादा है। तो मुझे दोनों के फीचर इकट्ठे चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो हम क्या कराते हैं, हाइब्रिड का मतलब यही होता है ना कि बेसिकली आप यू वांट समथिंग बेटर। ठीक है, या जैसे ऐसा हो सकता है कि एक प्लांट की वैरायटी ऐसी है जिसको डिजीज नहीं लगती, ठीक है, लेकिन उसके अंदर जो फूड कंटेंट है जो भी है वो कम है। लेकिन दूसरी वैरायटी ऐसी है उसको डिजीज तो लगती है बट उसमें उसके अंदर फूड कंटेंट ज्यादा है। तो हमें दोनों फीचर चाहिए कि मैं ऐसी वैरायटी डेवलप करूं ना तो उसको डिजीज लगे, क्योंकि डिजीज लगने से तो फिर क्रॉप खराब हो जाएगी ना, और दूसरा उसके अंदर जो स्टोरेज फूड है वो कंटेंट भी क्या हो, ज्यादा हो। ठीक है, सो हाइब्रिड वैरायटीज को हम of several of our food and vegetable crops are being extensively cultivated. Cultivation of hybrid has tremendously increased productivity. One of the problem of hybrid is that कि जो hybrid seeds हैं वो हमें हर साल बनाने पड़ेंगे। ठीक है, if the seeds collected from hybrid are sown, the plants in progeny will segregate and do not maintain the hybrid character। ठीक है, क्योंकि आपने सीड खरीदे जाके मार्केट से, हाइब्रिड सीड्स खरीदे, तो अब उससे जो प्लांट आए, ठीक है, उनके जो सीड होंगे क्योंकि वो तो अब म्योसिस से बनेंगे तो उनमें वो करेक्टर होंगे ही नहीं। ऐसे तो क्या होगा ना, ऐसे तो फिर उस बंदे को लॉस है। आपको मैंने हाइब्रिड सीड दे दिए, अगले साल तो आप मेरे से खरीदने नहीं आओगे, क्योंकि उसी प्लांट के सीड से दोबारा प्लांट्स वैसे नहीं आएंगे, क्योंकि जब भी म्योसिस होता है तो बेसिकली देर इज सेग्रीगेशन ऑफ करेक्टर्स, कि जो करेक्टर्स हैं वो सेग्रीगेट कर जाते हैं। तो मे बी जो डिजायर्ड था वो फीचर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। जैसे मेरे पास प्लांट थे, अब मान लो मेरे पास 10,000 सीड हैं या जितने भी नंबर ऑफ सीड हैं, तो मे बी आप उनको ग्रो करके देखो। जो जो पहले तो आपने खरीदे, पहले उनसे जो प्लांट आपने ग्रो कराए, अब उनके सीड को अगर आप ग्रो कराओगे ना तो वो चीज नहीं आएगी, क्योंकि जो करेक्टर्स होते हैं वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे हमने कहा कि दो करेक्टर, डिजीज रेजिस्टेंट, और दूसरा करेक्टर क्या था कि उसके अंदर स्टोरेज जो भी फूड मटेरियल है वो कंटेंट ज्यादा हो। लेकिन म्योसिस के टाइम पे ऐसा हो सकता है कि डिजीज रेजिस्टेंट वाली जीन अलग क्रोमोसोम में चली जाए, और जो दूसरा आपका बेसिकली जो स्टोरेज वाली चीज है वो वाली जीन दूसरे, क्योंकि हर एक चीज जीन डीएनए लेवल पे कंट्रोल होती है। अगर हम कह रहे हैं कि ये डिजीज रेजिस्टेंट है तो इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी जीन है, ऐसा ना ऐसे कोई डीएनए है जिसकी वजह से वो डीएनए रेजिस्टेंट है या डिजीज रेजिस्टेंट है। और दूसरे के अंदर अगर शुगर कंटेंट या फूड कंटेंट ज्यादा है तो उसके अंदर कुछ ऐसी जीन है जो जिसके कारण उसका शुगर कंटेंट ज्यादा है, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग इज कंट्रोल्ड एट द लेवल ऑफ डीएनए। ठीक है, वो कह रहा है हाइब्रिड सीड की प्रोडक्शन बड़ी महंगी होती है, कॉस्टली होती है, एंड द कॉस्ट ऑफ हाइब्रिड सीड बिकम टू एक्सपेंसिव फॉर द फार्मर्स। ठीक है, लेकिन अगर कह रहा है कि अगर हम इन हाइब्रिड को एपोमिक्ट बना दें, क्योंकि एपोमिक्ट का मतलब क्या है, इसमें सीड तो बनेंगे बट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो कोई सेग्रीगेशन करेक्टर्स की होगी नहीं हाइब्रिड में। ठीक है ना, अगर हम हाइब्रिड से एपोमिक्ट बना दे, क्योंकि एपोमिक्ट दिखाते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी सेग्रीगेशन नहीं होती, then the farmers can keep on using the hybrid seeds to raise new crop year after year, और उसको बार बार हाइब्रिड सीड्स को बाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंस है एपोमिक्सिस की हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री में। ठीक है, तो एक्टिव रिसर्च इस चीज पे चल रही है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्लांट एपोमिक्सिस दिखाता है, दूसरा नहीं दिखाता है, तो उसके अंदर ऐसी कौन सी जीन्स हैं। ठीक है, और साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं, उन जिसके कारण वो एपोमिक्सिस दिखाता है उन जीन्स को वो हाइब्रिड में डाल रहे हैं ताकि वो एपोमिक्ट बन जाए। ठीक है, तो इससे फार्मर को क्या फायदा होगा, एक तो उसे हर साल सीड नहीं खरीदने पड़ेंगे, और दूसरा उसकी कॉस्टिंग बचेगी। अदरवाइज तो हाइब्रिड वैरायटी होगी तो अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी तो सेग्रीगेशन होगी। इट इज द ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें आपकी सेग्रीगेशन नहीं होती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारा एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रियोनी, and with this we complete your reproduction in flowering plants.